ऑलराइट, सो नाउ हम स्टार्ट करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आपके। सबसे पहला आपका टॉपिक जो यूजुअली बुक्स में रहता है वो होता है ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड, है ना। आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे काम करता है, तो वो चलो ठीक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें हैं ना, ये आपको बाद में पढ़नी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जेक्टिव शुड बी कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक्स हैं कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, वोल्टेजेस निकालनी है, ये सब पता होना चाहिए। 90% बच्चे इनमें गड़बड़ी करते आते हैं, मतलब ये नहीं आता है और उसके बाद वाला आ जाए उसका कोई यूज़ नहीं है ना। तो पहले अपन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वो सब चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं करंट के बेसिक्स। तो आप सबने 10th में जो पढ़ा है उसी का मैं रिवीजन फटाफट से करा देता हूँ। तो क्या होता है करंट के अंदर, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दी होती है, यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है, इसमें पूछते हैं करंट कितना है, ठीक है। वोल्टेज को V से कहा जाता है, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जैसा कैपेसिटेंस में था, दिस इज योर करंट, ये आपकी रेजिस्टेंस है। करंट क्या होता है, करंट कुछ भी नहीं होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq/dt, ठीक है। Q करंट अगर Q चार्ज अगर t टाइम में फ्लो हो रहा है तो Q/t उसका एवरेज करंट हो जाता है। ये होगी आपकी बात है। एक होता है ओम्स लॉ जो कहता है V = IR, ठीक है, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये सबको पता ही है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, यहाँ 5 वोल्ट का दे देंगे बैटरी, 5 ओम का रजिस्टर दे देंगे, करंट कितना है तो 5/5 1 एम्पेयर, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट होता है 1 एम्पेयर, वन ऑफ द फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज है। एम्पेयर एक यूनिट है, ठीक है, एम्पेयर एक फंडामेंटल यूनिट है, वो आप डिराइव नहीं कर सकते। इसका डायमेंशन करंट का होता है I, वोल्टेज का आप निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस का आप निकाल सकते हो। वोल्टेज का पता है, I का पता है, रेजिस्टेंस का आप डायमेंशन जब चाहे निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। अब अपन देखते हैं थोड़ा आगे कि और क्या क्वेश्चंस अपने 9th-10th लेवल पे ही पढ़ लिए थे एनसीईआरटी के अंदर ही। एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो तुम्हारे पास जैसे n रजिस्टर्स है वो ऐसे एक बाय एक सीधे लगे हुए हैं, वो होते हैं आपके क्या, वो होते हैं आपके सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर अपन इसको एक बैटरी से जोड़े, अपन जैसे 3 रजिस्टर्स की बात करें, ठीक है, यहाँ वोल्टेज भी, करंट मान लो I है। अब करंट तीनों में से I ही जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारा जैसे कोई करंट कोई जैसे एक सर्टेन टाइम के अंदर t टाइम हमने लिया, उसमें अगर इस बैटरी से Q चार्ज निकला है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q चार्ज वापस अंदर आना चाहिए, तो यहाँ से Q चार्ज जाएगा। अब अगर इधर Q चार्ज गया है तो इस साइड भी Q चार्ज निकलेगा, क्यों, रजिस्टर चार्ज थोड़ी खा जाता है, रजिस्टर के पास तो चार्ज स्टोर नहीं होता है, रजिस्टर चार्ज आगे बढ़ा देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खत्म काम, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या करें। अब क्या होगा मेरे भाई, अब ये होगा कि यार आप इधर आ गए ना, अब वापस से करंट इधर जाएगा, वापस इधर जाएगा, तो कुल मिला के तीनों में सेम करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, तो क्या लिखेंगे, V1 = IR1, जैसे ये R1, ये R2, ये R3 है। और आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में कि यार एक रजिस्टर लगा दे अपन कोई R इक्विवेलेंट जो ये इनका रिप्रेजेंट कर दे सही से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमने ये सेम रजिस्टर लगा दिया, R इक्विवेलेंट का रजिस्टर अगर तुमने लगा दिया तो वो इस सर्किट को पूरे अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि आपका यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3, समझे इतना। अब V = V1 + V2 + V3 होगा, जैसे मैंने कैपेसिटेंस के अंदर समझाया, आपको नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जाके वापस देखो ऐसा क्यों होगा, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप से ये सब, ये अपन आगे भी समझ जाएंगे, KVL नाम करके चीज़ होती है, उससे ये चीज़ आती है। लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो ना यार कि एनर्जी V क्या बता रहा है, V बेसिकली ये बता रहा है कि बैटरी के पास कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है पर यूनिट चार्ज, U = QV, ऐसा कुछ सोच सकते हो आप। तो यानी कि अब एनर्जी तो सेव्ड रहती है हर जगह, अगर आप जहाँ से निकल के यहाँ आओगे तो एनर्जी तो कोई डिस्ट्रॉय हुई नहीं, तो आप उस हिसाब से भी निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे जूल हीटिंग नाम करके एक चीज़ होती है, बट अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप समझो, भावनाएं समझो, ठीक है, ये चीज़ होती है, आगे आप समझ जाएंगे, वरना कैपेसिटर का लॉजिक यूज़ कर सकते हो। इससे क्या मिलेगा कि अपने पास अगर जैसे इक्विवेलेंट रजिस्टर R इक्विवेलेंट थी, उसमें भी अगर सेम करंट आता तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फटाफट चल रहा हूँ क्योंकि यार ये चीज़ आपको 10th क्लास में पढ़ा रखी है, प्लस मैंने इससे सिमिलर चीज़ आपको कैपेसिटर में भी कराई थी। तो IR इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3, ठीक है, R1 + R2 + R3 हो गया। ये शायद दिख नहीं रहा है यहाँ पे अच्छे से, मैं और देता हूँ एक बार और, ठीक है। हाँ, ये R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3, क्या इतना समझ गए सभी लोग। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ध्यान देना कि यार ये चीज़ जो है ना, ये आपकी कैपेसिटेंस से उल्टी आ रही है। कैपेसिटेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। अब अपन देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये R1 R2 R3 तीनों को अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे V1 V2 V3 नहीं,
V1 V आएगा और I की जगह I1 I2 I3 आ जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि तीनों में करंट, देखो हमको हर चीज़ अलग अलग ही माननी है, यहाँ पे भी V1 V2 V3 ही मानते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे हमको पता है, दिख रहा है कि यार V तो सेम है दोनों पॉइंट्स के क्रॉस, क्योंकि सेम ही पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है, तो इसलिए अपन ने V की जगह लिख दिया। और अपन को ये भी पता है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो अपन क्या लिखेंगे इससे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R3 प्लस V अपॉन R2 इक्वल टू, ये वाली साइड मैंने यहाँ लिख दी, V अपॉन R इक्विवेलेंट। इससे क्या मिल गया, V कैंसल, इससे हमें मिल गया ये कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ गए इतना? ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे भी देखो उल्टा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर अपन ने जब देखा था कैपेसिटेंस के अंदर, तो इसका रिजल्ट उल्टा आ रहा था। ठीक है, अभी तक सब समझ गए? अभी तक मैं तुम्हारा केवल रिवीजन करवा रहा था। एक होती है जूल हीटिंग। जूल हीटिंग क्या होती है मैं समझा देता हूँ फटाफट से। तो हमारे पास जैसे कोई रजिस्टर है, थोड़ा सा मोटा सा एक मार्कर मिला है मुझे, इसके अंदर जैसे करंट आई जा रहा है और रजिस्टर है आर, तो इसके अंदर जो हीट जनरेट हो रही है या पावर जो मिल रही है इस चीज़ को, वो होती है आपकी I²R। ठीक है, इसको जूल हीटिंग कहा जाता है, मतलब कि आपका इसकी रेट ऑफ हीटिंग। तो अगर इसकी जो हीट है या जो एनर्जी है उसको अगर अपन E से रिप्रेजेंट करें तो dE/dt इक्वल टू I²R। अगर कांस्टेंट करंट है तो E इक्वल टू I²RT हो जाता है। तो अगर तुम्हारे को एक रजिस्टर दिया है, उसके अंदर बोला जाए कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, इसका करंट इतना है, और इसको इतनी देर के लिए हमने करंट पास किया, वो पूछेंगे कितनी हीट मिली इस तार को, या कितनी हीट इसने रेडिएट कर दी, या कितनी इसकी हीटिंग हो गई, कितनी पावर स्टोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें, कितना एनर्जी स्टोर्ड, इस तरह की बहुत तमाम बातें कर सकते हैं। उसका आंसर कैसे निकालना है? ऐसे, इतनी हीट जनरेट होती है अगर एक तार के अंदर आप इस तरह की हरकत करते हो तो। ठीक है, समझ गए इतना? इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। I²R को आप V²/R भी लिख सकते हो, V इंटू आई भी लिख सकते हो। वापस से कैपेसिटेंस के अंदर जैसे एनर्जी स्टोर नहीं होती थी, वैसा आप रेजिस्टेंस को कह सकते हो। ठीक है, ये वाली एक बात हो गई। जूल हीटिंग। हाँ, अब रेजिस्टेंस को अपन थोड़ा और एनालाइज करते हैं। तो आपकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं ρL/A, जहाँ पे ये रो क्या होता है, रो मतलब ये ऐसा रो, ये होता है आपका रेजिस्टिविटी। समझ गए? ये होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, सब्सटेंस टू सब्सटेंस फिक्स होती है, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। और टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है आपकी? ऐसे। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर का डेल्टा टी बढ़ गया तो रो नॉट, अगर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल टी टेम्परेचर पे रो नॉट थी, तो टी प्लस डेल्टा टी पे अपन मान रहे हैं कि रो आ रही है, तो रो की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऐसे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये अल्फा क्या है? अल्फा आपका एक रेजिस्टेंस का ये बेसिकली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है अल्फा। ठीक है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल दो, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऐसा कुछ बोल दो। ठीक है, अगेन इसका कोई ये मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है बेसिकली, ये एक मॉडल है कि इसके चेंज को डिपिक्ट करने का। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि यार इस तरह का एक चीज़ होती है आपकी, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी कि यार ये इतना टेम्परेचर के साथ इतना चेंज होता है। ये कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी जाती है क्वेश्चन में। अब कहीं कहीं पे क्या है, ज़्यादा होशियार लोग होते हैं या कई बार IIT वालों को या किसी को भी ज़्यादा कंफ्यूज करना, तो वो क्या करेंगे, एल और ए को भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसा आपका सब्सटेंस है उसका रेजिस्टिविटी का जैसे अल्फा है, और आपको याद हो थर्मल भी चेंज होता है, याद है थर्मल एक्सपेंशन भी एक चीज़ पढ़ी थी हमने 11th में, तो उससे एल और ए भी चेंज होंगे। तो अगर आप एक रजिस्टर का टेम्परेचर चेंज करते हो ना, तो उसमें रो चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग एल और ए भी चेंज होते हैं। तो जैसे अपन मान लेते हैं कि इसका थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन अल्फा डैश है, तो क्या हो जाएगा नया रेजिस्टेंस आपका रो नॉट एल नॉट बाई ए नॉट, ये रो का हो गया। ठीक है, आई होप कि बाहर नहीं जा रहा है उसके, अल्फा डैश डेल्टा टी यहाँ पे और आ गया। ठीक है, अंदर रहने ये रो 1 प्लस अल्फा डैश डेल्टा टी। ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2 अल्फा डैश डेल्टा टी। याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन 2 अल्फा डैश होता है, याद करो बताया था मैंने, अगर स्मॉल एक्सपेंशन हो। और यहाँ पे स्मॉल वैल्यूज ही आएंगी तो ज़्यादा घबराना मत, वरना अजीब सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो नॉट एल नॉट बाई ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू 1 प्लस 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डैश डेल्टा टी। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे बाइनोमियल लगा दिया। ये 1 डिवाइड करेंगे तो इसको, इसकी पावर -1 है बेसिकली, अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा। ये सब मैंने 11th में बताया यार, 11th वाले बच्चों को बताया मैंने, जो मेरे साथ पढ़ते हैं।
ठीक है। बेसिकली ऐसा हो जाएगा बायनोमियल एक्सपेंशन, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये होता है ये, ठीक है। तो इसको तुम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर स्मॉल एक्सपेंशंस 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा डैश डेल्टा टी। तो अगर तुम्हें ऐसा बोल दिया है कि तुम्हें थर्मल एक्सपेंशन को भी अकाउंट में करना है और रेजिस्टिविटी एक्सपेंशन को भी अकाउंट में करना है, तो फाइनल आपका ये हो जाता है फॉर्मूला कि अल्फा माइनस अल्फा डैश कर दो, उससे आपकी चीज़ सही बैठ जाती है। क्या आपको समझ में आ रहा है ये? ठीक है। रो नॉट एल नॉट बाई ए नॉट 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा डैश इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो थोड़ा ये जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशन कर दिया मैंने, आपको बस ये याद रखना था कि यार रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा था ना कि बहुत खतरनाक चीज़ें अभी बताई नहीं, और ये सब चीज़ें आती भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो घबराना नहीं है। ये चीज़ मैंने फास्ट और इसलिए करे यार, क्योंकि यार थर्मल एक्सपेंशन वाली चीज़ है वो मैंने 11th में बहुत अच्छे से कवर करवाई थी। अब वापस से मैं यहाँ पे डबल कवरेज बहुत अच्छे से कराऊंगा तो उसका कोई यूज़ नहीं है। फिर भी मैंने बता दिया कैसे ये सब चीज़ें आई हैं, तो आप वापस से प्लीज़ देखिए, अगर समझ में नहीं आया प्लीज़ देखना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th में भी थी है। अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी का थर्मल कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी पढ़ लिया, अपन ने ओम्स लॉ देख लिया, बेसिक देख लिया रेजिस्टिविटी का। इसके अलावा हमने जूल हीटिंग के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया, जूल हीटिंग के डिफरेंट फॉर्म्स भी देख लिए, ये एक्सपेंशन वाली चीज़ भी देख ली। अब मैं तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में यार नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, सो अपन नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।